जिस नेहा और अपनेपन से मेरे मम्मी ने पापा के पूरे परिवार को अपना लिया था, उसका एक अंश भी अगर पापा उनकी बेटी को यानी मुझे दे देते तो। लेकिन नहीं, पापा मुझे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सके। उनके लिए जो कुछ था, उनकी पहली पत्नी के दोनों बच्चे थे, आनंद और रिया। आनंद तो तब मेरे बराबर ही था, 8 साल का, जब उसके पापा ने मेरी मम्मी से शादी की थी, और रिया मात्र 3 बरस की थी। दादी के बार बार जोर देने पर और छोटे बच्चों का ख्याल करके पापा ने मम्मी से, जो उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी, शादी तो कर ली, लेकिन मन से वे उन्हें नहीं अपना पाए। मम्मी भी कहाँ पापा को भुला पाई थी। उसके बाद अकेले छोटी सी बच्ची यानी मुझे पालना उनके लिए पुरुषों की इस दुनिया में बहुत मुश्किल था। पापा के जाने के बाद 3 साल में ही इस दुनिया ने उन्हें एहसास करा दिया था कि एक अकेली औरत जिसके सिर पर किसी पुरुष का हाथ नहीं, 21वीं सदी में भी बहुत बेबस और मजबूर है। उसका या तो अकेले जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक दिन जब ऑफिस में पापा ने उन्हें प्रपोज किया तो वो मना नहीं कर सकी। सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो इज्जत की एक छत और मुझे पापा का नाम तो मिल जाएगा। और वैसे हुआ भी। पापा ने मुझे अपना नाम भी दिया और इतना बड़ा आलीशान घर भी। उनकी कंपनी अच्छी चलती थी और समाज में उनका नाम, रुतबा, सब कुछ था। नहीं मिली तो मुझे अपने लिए उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह। मेरे अपने पापा कैसे थे यह तो विस्मृत हो गया था मेरी नन्ही यादों से, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ यह बेखूबी समझ आ रहा था कि ये वाले पापा वाकई दुनिया के बेस्ट पापा थे। मम्मी के सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें खुद स्कूल के लिए तैयार करते, अपनी पहली पत्नी के दोनों बच्चों को, रिया और आनंद को। उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते, शाम को उन्हें घुमाने ले जाते, उनके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते, खिलौने लाते, तरह तरह की ड्रेसेस लाते और भी न जाने क्या क्या। मेरे अकेले के लिए अगर मम्मी कुछ ले आती तो बहुत जल्दी सौतेली माँ की उपाधि से उन्हें सजा दिया जाता। उन बच्चों को तो मेरी मम्मी पूरी तरह मिल गई थी। वे उन्हीं के संग हर जगह जाती, संग खेलती, संग खाती, मगर शायद उनकी हरी भरी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मम्मी मेरे लिए कुछ काम कर रही होती और इस बीच यदि रिया या पापा का कुछ काम हो जाता तो वह मेरा काम छोड़कर पहले उन्हें संभालती, इस डर से कि कहीं पापा गुस्सा न हो जाएं, कहीं दादी फिर से सौतेली माँ का पुराण न शुरू कर दे। हमारे समाज में हमेशा सौतेली माँ को इतनी ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है कि वह चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन कोई उसकी अमूल्य कुर्बानी और प्यार को नहीं देखेगा। बस उस पर हमेशा लांछन ही लगाए जाएंगे। अच्छी मम्मी बनने के चक्कर में मम्मी मेरी तरफ से लापरवाह हो जाती थी। सब को सब मिल गया था, मगर मेरा तो जो अपना था वह भी मुझसे छीनने लगा था। मम्मी को मुझे प्यार भी छिपकर करना पड़ता और मेरे काम भी उनकी मजबूरी महसूस करने लगी थी। मगर मैं भी क्या करती, उनके सिवा मेरा और था ही कौन। उनके बिना तो पूरे घर अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। चारों लोग कहीं तैयार होकर जा रहे होते और अगर मैं गलती से भी उनके संग जाने का जिक्र भर छेड़ देती तो मम्मी मारे डर के मुझे चुप करा देती।
मेरे बाल मन तब पापा की तरफ इस उम्मीद से देखता कि शायद वे मुझे खुद ही साथ चलने को कहें, मगर वहाँ तो स्नेह क्या, गुस्सा क्या, कोई एहसास तक नहीं था मेरे लिए, जैसे मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद उनके लिए होकर भी नहीं था। वे सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते और मैं वहीं दरवाजे पर बैठी रोती बिसुरते उनके लौटने का इंतजार करती रहती। इतने बड़े घर में अकेले मुझे बहुत डर लगता था। तब सोचती, क्या मम्मी ने इन नए वाले पापा से शादी करके ठीक किया? पता नहीं उन्होंने क्या पाया, लेकिन जाते जाते बार बार आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़ मुड़ कर मुझे वह देखती थी। मुझसे उनके रीते हाथों की व्यथा कह जाता था। दादी का तो होना न होना बराबर ही था। वे भी मुझे से तभी बात करती थी जब उन्हें कोई काम होता, वरना वो तो शाम को जल्दी ही खा पी कर अपने कमरे में चली जाती। फिर पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे उनकी बला से मैं आंखों में बस एक ही अरमान लेकर बड़ी होती रही कि एक दिन तो जरूर ही पापा कहेंगे, तू मेरी बेटी है, मेरे सबसे प्यारी बेटी। पूरे 15 साल हो गए इस घर में आए, बचपन की दहलीज को पार कर जवानी भी आ गई, लेकिन नहीं आई तो वह घड़ी जिस को आंखों में सजाए मैं इतनी बड़ी हो गई। इस बीच आनंद और रिया तो मुझसे थोड़ा बहुत अपना समझने लगे थे, लेकिन पापा हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने के कारण मुझसे उनका प्यार पाने की चाह बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। मैं हर वक्त पापा के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती। बचपन में कितनी ही बार आनंद और रिया का होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में मेरा खुद का होमवर्क पढ़ाई छूट जाते थे। मुझे स्कूल में टीचर की डांट खानी पड़ती और घर में मम्मी की। वे मुझे इस बात पर गुस्सा होती थी कि मैं उन लोगों के लिए अपना नुकसान क्यों कर रही हूँ जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, जिन्होंने अब तक मुझे थोड़ी सी भी जगह अपने दिल में नहीं दी है। जब 13 साल की थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मम्मी पापा कंपनी के किसी काम से बाहर गए थे। दादी के साथ हम 3 बच्चे ही थे। दादी को तो वैसे ही घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए वे तो ज़्यादा चलती फिरती ही नहीं थी। पापा मम्मी ने आनंद को कभी कुछ करने की आदत डाली ही नहीं थी। उसका हर काम लाड़ प्यार में वे खुद ही जो कर देते थे। मुझे ही सब लोगों के तिरस्कार और वक्त ने समय से पहले ही बहुत सयानी बना दिया था। तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, फिर उनके कहे अनुसार सारी रात जागकर उसे दवा देती रही, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। अगले दिन जब मम्मी पापा आए और रिया काफ़ी ठीक हो गई, उसने पापा के सामने जब मेरी तारीफ की तो कैसे मैंने रात भर जागकर उसकी देखभाल की है, तो उन्हें सब कुछ पलों में लगा कि पापा की नज़रें मेरे लिए प्यार भरी थी, जिनके बारे में मैं हमेशा सपने में देखा करती थी। उसके बाद एक दिन वह मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आए। मुझे लगा कि अब मुझे भी मेरे पापा मिल गए हैं। अब मैं भी रिया की तरह उनसे जीत कर सकूंगी, उनसे रूठ सकूंगी, उनके संग घूमने फिरने जा सकूंगी। लेकिन वह केवल मेरे भ्रम था। 4-5 दिन ही रही हाँ कि वह तपिश पापा फिर मेरे लिए अजनबी बन गए। उनका वो तोहफा जिसे लेकर मैं फूली नहीं समा रही थी,
उनकी लाडली बेटी की देखभाल का एक इनाम भर था। मुझे लगा कि लेकिन अब मेरा सुना मन उनके स्नेह के स्पर्श से भीग चुका था। मैं पापा को खुश करने के लिए अब हर वह काम करने की फिराक में रहती जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ जाए। अब बरसों बाद मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मम्मी की बात क्यों सुनूं? वो क्यों नहीं समझती कि पापा का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा की तबीयत इधर कई महीनों से खराब चल रही थी। बुखार बना रहता था, हर दम तमाम दवाइयाँ खा चुके लेकिन कोई फायदा ही नहीं। अब पिछले हफ्ते ही पापा बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इनकी दोनों किडनी खराब हैं। अगर हम इन्हें बचाना चाहते हैं तो तुरंत ही एक किडनी का इंतजाम करना होगा। घर का कोई भी स्वस्थ सदस्य अपनी एक किडनी दे सकता है। एक किडनी से भी बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन जिया जा सकता है। पापा को तो जल्दी से जल्दी किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पापा की हालत देखकर मेरा मन रोता रहता। समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं अपने पापा के लिए। हफ्ते भर से पापा अस्पताल में ही एडमिट हैं। अभी तक किडनी का इंतजाम नहीं हो पाया। दादी, रिया, मैं, आनंद, मम्मी सभी अस्पताल में थे इस वक्त। दादी की किडनी के लिए तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इस उम्र में पता नहीं उनकी बॉडी यह ऑपरेशन झेल पाएगी या नहीं। दादी के चेहरे पर साफ राहत के भाव दिखे। मुझे पापा की अनुपस्थिति में मम्मी ही पूरी कंपनी की जिम्मेदारी थी, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि कंपनी वैसे ही सही नहीं चल रही थी। कंपनी के बिगड़ते रिजल्ट इसके गवाह थे। मम्मी भी क्या क्या करती। रिया तो थी ही अभी बहुत छोटी, उसे तो अस्पताल, इंजेक्शन, डॉक्टर सभी से डर लगता था। और आनंद, उसे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं है। पापा मम्मी के ज़्यादा लाड़ प्यार और देखभाल ने उसे निर्कुश बना दिया था। मेरे साथ उसने भी इस साल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जिम्मेदारी की समझदारी की कोई बात नहीं। पता नहीं सबकी आंखों से बचकर वह कब बाहर निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। तब मम्मी ही आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर अब देर मत करिए, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए। तभी इतनी देर से विचारों कि कश्मकश में हिचकोले सी खाती थी मैं ना, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम सबको, पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा को किडनी मैं दूंगी और कोई नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम चीख कर ऐसे बोली मानो बरसों का आक्रोश एक साथ निकल गया हो। उन्होंने कहा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तू उन लोगों के लिए अपनी किडनी दे रही है जिसने तुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने कभी दो बोल प्यार के नहीं बोले तुझे से। तू उसे अपने शरीर की इतनी कीमती चीज दे रही है? नहीं, कभी नहीं। यह बेवकूफ़ी है। मैं तुझे नहीं करने दूंगी मेरी बच्ची, कभी नहीं। अभी तेरे सामने
पूरा जीवन पड़ा है, पराई घर की अमानत है तू। अरे जिन बच्चों पर वह अपना सर्व सर्व लुटाते रहे वे करें यह सब, आनंद का फर्ज बनता है। यह सब करने का तेरा नहीं, तू ही सिर्फ क्या उनके लिए, मैं उनके लिए चाहे कुछ न हूं लेकिन मेरे लिए वे बहुत कुछ हैं। मैं तो दिल से उन्हें अपने पापा माना है मम्मी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी, प्यार का प्रतिकार प्यार हो यह कोई जरूरी तो नहीं। मम्मी मुझे हैरत से देखती रह गई थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शायद सोच रही थी काश काश इस बेटी के दिल को भी पढ़ा होता उन्होंने, कभी इस बेटी को भी गले लगाया होता, कभी अपने दोनों बच्चों की तरह कभी इसकी भी पढ़ाई होमवर्क और एग्जाम की फिक्र होती, कभी डांटा होता तो कभी पुचकारा होता इसे भी, कभी झिड़का होता तो कभी समझाया होता इसे भी। मगर उन्होंने तो कभी इसे नजर भर देखा तक नहीं। और फिर किसी की भी नहीं सुनी। मैंने पापा ने भले न बनाया हो, मैंने अपनी एक किडनी देकर उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा बना ही लिया। दोनों को हॉस्पिटल से एक ही दिन डिस्चार्ज किया गया। मैं गाड़ी में कनखियों से बराबर देख रही थी कि पापा बार बार मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके दिल के अनकहे शब्द मेरे दिल को स्नेह की तपिश से सहला रहे हों, जिससे बरसों से क्या मेरे प्रति उनका अन्याय शीशा बनकर पिघला जा रहा हो। घर आने के भी कई दिनों बाद एक दिन अचानक वे मेरे कमरे में आए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज तक वो मेरे इतने करीब, वे भी अकेले में आए भी तो नहीं थे, और आज वे मेरे करीब, बिल्कुल मेरे करीब मेरे बेड पर बैठ गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। वे उदासी भरी, दर्द भरी, आंसुओं भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैं भी देखती रही उन्हें, अपने पापा को। मुझे तो अब तक की जिंदगी का एक दिन भी यह कह कि एक लम्हा भी याद नहीं जब उन्होंने मुझे देखा भी हो। आंखों ही आंखों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि अगर एक शब्द भी उन्हें ज़बानी बोला तो अपने आंसुओं के वेग को न थाम सकूंगी और शायद न वे भर भर कर बस गिर ही पड़ूंगी अपने पापा की गोद में, जिसके लिए मैं अतृप्त सी जी से न जाने कब से तरस रही थी। फड़फड़ा ही थे उनके होंठ कुछ कहने को कि तड़प कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने बोली, ना पापा ना, कुछ मत कहो। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने पापा के लिए अपना छोटा सा फर्ज निभाया है। अतः तो रोक ही नहीं सकी खुद को, रो ही पड़ी फूट फूट कर। पापा भी रो पड़े जोर से। उन्होंने मुझे अपने से लिपटा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, माफ कर दे अपने इस गंदे से पापा को। बेटी है तू मेरी, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है तू तो। जिन लफ्ज़ों और जिस स्नेह से मैं अब तक अपने ख्वाबों में ही रूबरू होती रही थी, आज उनकी हकीकत बनकर मेरे सामने आया था।
इन पलों ने सब कुछ दे दिया था मुझे। बरसों के गिले शिकवे आंसुओं की प्रवाह में बह गए थे। तभी पापा को देखकर मम्मी भी वहां आ गई, तो उन्होंने मम्मी को भी अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ मैंने बहुत। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी के बच्चे को गोद लेते हैं और उसके माँ या पिता को अपनाते हैं तो हमें उनके बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के बाल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे भगवान भी नाराज होता है। वो बच्चे तो पहले ही दुखी होते हैं कि उनसे उनके असली माँ या पिता दुर्भाग्यवश छीन जाते हैं। इसलिए मुझसे आपसे अपील है कि यदि आपको कभी भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके माँ या पिता नहीं है और वह आपके घर आता है तो आप उससे किसी भी तरह का भेदभाव न करें। अपने बच्चे की तरह ही उसे समान रूप से प्यार करें। और दूसरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वह भी हमसे प्यार करे, लेकिन ये अवश्य है कि एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और हमें हमारे प्यार के बदले प्यार ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।